Hello friends, I, Dr. Charu Agarwal, welcome you on my channel Accounting with Charu Agarwal. We will discuss today the foundation of the accounting, the basis on which we prepare the financial statements. Yes, you guessed it right. We discuss accounting concepts and conventions today, which laid the basis to make the financial statements. Let's understand the meaning of accounting concepts and convention. Accounting concepts and conventions are fundamental principles that guide the preparation and presentation of the financial statements. ये वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, बेसिस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उसमें प्रेजेंट करते हैं फिक्स एंड फिगर्स को. They ensure consistency, reliability and comparability in financial reporting. इसकी वजह से हमारी financial statements consistent बन पाती है, वो reliable होती है और वो किसी और कंपनी की financial statements के साथ कंपेयर उनको किया जा सकता है so that the potential investors और या जो भी users of accounting है वो एक rational decisions तक पहुंच पाए. So here's an overview of key accounting concepts and convention. Key accounting concepts, first three जो मैं डील कर रही हूँ, they are also called the assumptions of accounting. कुछ पुरानी चली हुई मान्यताएं हैं जो हम मानते हैं और हमें लगता है कि वो सही हैं और आगे भी उनको फॉलो करना चाहिए. Number one is accrual concept. Accrual concept means revenue and expenses are recognized when they are earned or incurred, regardless of when cash is received or paid. कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू जिस टाइम पीरियड में हुआ है, चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो, चाहे आपने उसका पेमेंट रिसीव किया है या नहीं किया है, वो दैट इज अनदर मैटर कि उसके लिए आपको कैश मिल गया या आपने कैश पे कर दिया या नहीं कर दिया. बट अगर वो एक्सपेंस या वो पर्टिकुलर रेवेन्यू उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है जिसके लिए आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, देन वो उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होगी, रिगार्डलेस आपको उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर मिले या वो पहले से आपको मिल चुका हो. This concept ensures that the financial statements reflect the true financial position of the business. क्योंकि इसी वजह से आपको ये पता लग पाएगा कि आपकी जो भी कंपनी है उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर ईयर में जिसके लिए आप रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आपके जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी रही. अगर आप एक्यूरल कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, कैश के बेसिस पे करेंगे, तो जो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज रिकॉर्ड होने थे वो इस कैश बेसिस के चक्कर में आप या तो पहले रिकॉर्ड कर देंगे या बाद में रिकॉर्ड कर देंगे, तो इस साल की ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी मेजर नहीं हो पाएगी. सो यू हैव टू बियर इन माइंड कि चाहे हमें कैश रिसीव हुआ है, पे किया है या नहीं, कैश इज अनदर थिंग. कैश को हमें इग्नोर करना है, हमें बस ये माइंड में बियर करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि वो जो पर्टिकुलर रेवेन्यू या एक्सपेंस है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करता है या नहीं करता. अगर उस टाइम पीरियड को जिसके लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कोई भी इनकम या रेवेन्यू या एक्सपेंस है तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे. देन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि आपने एक बार जो अकाउंटिंग मेथड अडेप्ट कर लिया, आपने एक अकाउंटिंग करने के किसी भी चीज को करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स. बहुत सारे एक काम को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं और जनरली होते भी हैं, पर आपको उसमें से हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वी अडॉप्ट टू अ पर्टिकुलर मेथड. तो आपके बिजनेस ने एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया, इट शुड बी कंसिस्टेंट टू फॉलो इट इन द फ्यूचर पीरियड्स. वही सेम जो मेथड है वो आगे भी फॉलो होना चाहिए. This allows for comparability of financial statements over time. For example, हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ह्रास. ह्रास मीन्स सर्टेन लॉस इन वैल्यू ऑफ द फर्म
a certain loss in the value of the firm over a particular period of time. So डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए there are 8 to 9 methods, बट उसमें से दो बहुत पॉपुलर मेथड है. एक तो ओरिजिनल वैल्यू जिसपे हर बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV. सॉरी, इट इज WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. मतलब आप हमेशा, हम बिजनेस में ये तो मानते हैं कि बिजनेस आगे भी कंटिन्यू करेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट है हमारे पास, सपोज करिए कोई भी मशीन है, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी जब हमने खरीदी थी, 1 लाख रुपए की थी जब हमने उसे परचेज किया था, और उसके ऊपर आने वाले पीरियड्स में हमने माना कि उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% के रेट से. 10% के रेट से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा. तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख का 10% कितना हुआ? पर एनम 10,000. तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस आया वो 10,000 आया. लेकिन अगर हम उसी पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे लगाएंगे तो अगली बार जो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 पे लगेगा, 90,000 की फिगर पे लगेगा है. 90,000 की फिगर पे लगेगा, फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वो 9,000 हो जाएगा. तो जब डेप्रिसिएशन की फिगर चेंज होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉफिट है उसकी फिगर भी चेंज हो जाएगी. सो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का तरीका है या किसी भी चीज़ में जो मेथड में आप चेंज कर रहे हो, अगर आप इसी अकॉर्डिंग उसे चेंज करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, आपको आने वाले समय में आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है बिजनेस का, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. और हर बार ये चेंज मेथड, आप किसी साल कोई मेथड लगा दीजिए, किसी बार कोई मेथड लगा दीजिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये कंपेयर करने के लिए कि आपकी कंपनी ने पिछले साल से बेटर परफॉर्म किया या अब बेटर परफॉर्म किया. क्या चीजें हैं जिसको आपको आगे एडजस्ट करना है, चेंज करना है, जिनके लिए प्लान आउट करने हैं, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं. ये सारी डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो कंपेरेबल ही नहीं रहेंगी. पहले कोई मेथड था, अब कोई मेथड है. सो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एक अजम्पशन बनाई गई, दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आगे आने वाले फ्यूचर पीरियड्स में आप उसी मेथड को कंटिन्यू करिए until unless it is desirable टू चेंज इट. अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चेंज करना, और बहुत डिजायरेबल है कि इसे चेंज हो जाना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो. अकाउंटिंग इज नॉट एट ऑल रिजिड. वो इतनी रिजिड नहीं है कि आपको वही मेथड फॉलो करना ही करना है. बट अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको उसे अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि पहले आप कौन सा मेथड लगाते थे और अब कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स में क्या चेंजेस आए हैं. So, according to Anthony, the consistency requires that once a company had decided on one method, it will treat all subsequent events of the same character in the same fashion unless it has a sound reason to do otherwise. चेंज कर सकते हैं बट उसके लिए कोई साउंड रीजन होना चाहिए. This convention plays its roles particularly when alternative accounting practice is equally acceptable. तो अगर आपकी alternative method जो है वो equally acceptable है, वो भी उतना ही popular है, तो आप ये काम कर सकते हो. But priority आपको देनी है कि आप consistency maintain करिए. Otherwise, you can do it with the help of full disclosure. Moreover, consistency serves to eliminate personal bias. पर्सनल बायसेस हटाने के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बट इफ अ चेंज बिकम्स डिजायरेबल, द चेंज एंड इट्स इफेक्ट should be clearly stated in the financial statements. Accounts should be lend themselves easy to comparisons and contrast. This convention increases accuracy and comparability of accounting information for prediction or decision making. This convention does not prohibit changes. ये changes को prohibit नहीं करती है. If there is any change, its effect should be clearly stated in the financial statements. अगर आप change कर रहे हो तो उसकी वजह से जो भी impact आ रहा है, जो भी change आ रहा है, that should be clearly stated in the financial statements of a company.
Then there is going concern concept. Going concern concept means आपने आज एक business open किया है, start किया है, तो it is automatically assumed कि that will last forever and ever and ever. वो business बंद नहीं होगा, it will continue to operate for an indefinite time period. This assumes that the business will continue to operate indefinitely unless there is evidence to the contrary. अगर आपके पास बिल्कुल ही evidence आ गया कि भैया वो business बंद हो ही गया, for example ban of polythene bags. आपकी अपना बिजनेस है, पॉलिथीन बैग्स आप बनाते हो, गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है कि पॉलिथीन अब नहीं बनेगी एंड यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस, और आपके पास एविडेंस है उसके बंद होने का, तो आपका ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या बिजनेस को आप मानेंगे कि आपने एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया और बिजनेस से अल्टीमेट आपका इतने साल आपने जो रन किया उससे अल्टीमेटली आपको कितना इनकम हुई या लॉस हुआ, जो भी रिजल्ट रहा उसका वो वहाँ पे मेजर कर लिया जाएगा. बट ऑन अदर हैंड से वो ये माना जाता है कि बिजनेस आपने एक बार ओपन किया है तो इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ फ्यूचर indefinite future time period. Financial statements are prepared with the expectation that the entity will not liquidate in the foreseeable future. Entity अपना व्यापार बंद नहीं करेगी आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड तक, जब तक कि भी आप फ्यूचर फ्यूज ही कर सकते हो, द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट. Thus, under this assumption, fixed assets are recorded at original cost. इसलिए हम हमेशा बिजनेस में जो एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, अपनी फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, इनको हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करते रहते हैं. बट उनकी मार्केट वैल्यू जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता. हम हमेशा इन एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू पे, जिस पे हमने उसे एक्वायर किया था हम हमेशा उस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जो उसकी एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उस पे हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते. और उसमें डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं. In balance sheet, market price of fixed assets not considered. While preparing final accounts, record is made for outstanding expenses and prepaid expenses with the assumption that the business will continue. और जो है इसी की वजह से हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओरिजिन हुआ है कि क्योंकि बिजनेस आगे भी जाएगा तो उसके कुछ खर्चे आज हमने एडवांस में पे कर दिए तो वो प्रीपेड हो गए. अगर नहीं पे कर पाए हैं, हमने सोचा है आगे आने वाले समय में दे देंगे, तो वो आउटस्टैंडिंग रह जाएंगे. अब हम आते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर. तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है अंडर दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट बुक्स एट द प्राइस एट व्हिच दे आर acquired. This price paid to acquire the assets is termed as cost, and this cost is the basis for all the subsequent accounting for the asset. When an asset books at rupees 5,000, even though the market value may be different, but the asset is shown in the balance sheet year after year at cost price minus depreciation. This value is called book value. इसलिए इस वैल्यू को हम कहते हैं बुक वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या कि मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है. If the business pays nothing for an item it acquired, and then this will not appear in the accounting records as an asset. अगर बिजनेस ने कुछ भी पे नहीं किया है किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती एज एन एसेट. Thus, all such events are ignored which affect the business but have no cost. For example, a favorable location, a good reputation with its customer, market standing, etc. तो ऐसी कोई चीज है जिसके लिए हम पे नहीं करते. आई डोंट, मतलब हमने एक लैंड परचेज करी और इत्तेफाक से वो लैंड बहुत ही फेवरेबल डिजायरेबल लोकेशन पे थी, ऑल्दो हम ये सब कुछ देखते हैं, बट ऑल दिस थिंग्स आर मेंट टू बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द लैंड व्हिच वी हैव परचेज. जब हमने वो लैंड परचेज करी उसी में ये सब चीजें इंक्लूड मान ली जाती है. या मान लो कि कल को वो लैंड, पहले तो वो लैंड फेवरेबल पोजीशन में नहीं थी, बट जब धीरे धीरे विद द लैप्स ऑफ टाइम वो लोकेशन प्राइम लोकेशन बन गई, वहाँ एक अच्छी लोकेलिटी बन गई, तो आपकी वो लैंड और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई. पर ऑल दिस थिंग्स आर नॉट, मतलब ये चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है. Similarly,
एक गुड रेपुटेशन विद इट्स कस्टमर्स, ऑल्दो ये बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत मतलब इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, मार्केट स्टैंडिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट दीज थिंग्स आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसलिए ये सारे एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर करते हैं अकाउंट्स में। Then objectivity concept. Objectivity concept कहता है कि the concept implies that all accounting transactions should be evidenced and supported by the business documents. आपके पास कोई भी transaction हुई है, अगर आपके पास उसका supporting document या bill नहीं है, तो वो books of accounts में नहीं रिकॉर्ड हो सकता. You have to have the proper invoices and vouchers etc. to record a transaction. अगर आपके पास ये एविडेंस नहीं है तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। अपनी अकाउंटिंग को फ्री फ्रॉम बायस रखने के लिए एक अकाउंटेंट सारे एविडेंसेस पे, सपोर्टिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि इनवॉइसेस और बिल्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। These supporting documents from the basis of for record of entities and for audit. इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री बनती है और इसी के बेसिस पे ऑडिट भी होता है। Accounting record is based on documentary evidence, is readily and objectively verifiable and therefore universally acceptable. तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो उसका पूरा एविडेंस आपके होना चाहिए ताकि आप उसको, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, उसकी एग्जिस्टेंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वेरीफाई कर पाओ, और तभी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि this concept revolves around the determination of the point of time when revenues are earned. रेवेन्यू जब अर्न हो गई है वो कब माने, हम कब रियलाइज करें? A business firm invest money to purchase or manufacture goods for sale. अब बिजनेस हमेशा या तो कुछ मनी इन्वेस्ट करता है या कुछ बनाता है कोई भी चीज बेचने के लिए। टू अर्न प्रॉफिट सेल्स हैव टू बी मेड। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स होनी जरूरी है। This can be no profit without realization of the sale proceeds. According to realization concept, which is also known as revenue recognition concept, revenue is considered as being earned on the date on which it is realized. मतलब जिस दिन सेल हुई है उसी दिन आप revenue earn मान लेंगे. That is the date on which goods and services are transferred to the customers either for cash or credit. जिस दिन आपने उसका पोजीशन आपने कस्टमर को दे दिया, चाहे कैश का हुआ, चाहे उसके बदले में आपको कैश मिला है, या फिर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट जिस दिन वो ट्रांजैक्शन इनकर हो गई उसी दिन हम मान लेंगे कि हमें रेवेन्यू रियलाइज हो चुकी है। Credit transaction create debtors and the promise of debtors to make payment is sufficient for the purpose of realizing revenue. आपको या कैश मिले ना मिले एक बात है, लेकिन अगर आपके डेटर से आपको ये प्रॉमिस मिल गया है कि जिसने भी आपके गुड्स परचेज किए उसने आपको प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको आने वाले फ्यूचर डेट पे कभी ये पेमेंट कर देंगे, तो ये एनफ है फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग रेवेन्यू। The realization concept is important in ascertaining the exact profit earned during a period in business concern. This concept is very important as it prevents firms from inflating profits by recording sales and incomes that are likely to accrue. तो ये बहुत important concept है accounting के लिए. Then there is dual aspect concept, जिसके ऊपर पूरी accounting हमारी base होती है. This concept signifies that every business transaction involves a two-fold aspect. हर transaction के दो एस्पेक्ट होते हैं, लाइक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, द यील्डिंग ऑफ बेनिफिट, एक तो जिसमें आप बेनिफिट कर रहे हैं, और दूसरा द गिविंग ऑफ द बेनिफिट, एक से बिजनेस को कुछ बेनिफिट हो रहा होता है और एक से वो अपनी दूसरी पार्टी को कुछ बेनिफिट दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, कोई भी चीज में दो पार्टीज का इन्वॉल्व होता है, अ गिवर एंड अ रिसीवर। दस अ फर्म सेल्स गुड्स वर्थ ₹100, एक कंपनी ने 100 रुपीज के गुड्स सेल किए। The two simultaneous implications on the seller are foregoing goods for ₹100। एक तरफ से बिजनेस की तरफ से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके पास से 100 रुपीज के गुड्स गए, ठीक है, ये तो हो गया गिवन एस्पेक्ट। और एक दूसरी चीज है कि उसके पास कैश आया कितने का, 100 रुपीज का, तो ये हो गया रिसीविंग एस्पेक्ट। सो इसी तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम डेबिट में और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड दोज ऑन द परचेजर वुड बी, पर अगर परचेजर के एंड से हम सोचें
तो परचेजर को गुड्स मिल जाएंगे 100 रुपीज के और उसके पास से कैश चला जाएगा 100 रुपीज का। सो हर ट्रांजेक्शन के दोनों ही पार्टीज के उसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक यील्डिंग और दूसरा गिविंग। Every transaction affects two accounts. हर transaction दो account को affect करेगा and it is two-fold simultaneous effect on each transaction. Affects receiving account and giving account equally. तो दोनों के लिए जो impact पड़ रहा है giving का और receiving का, ये दोनों की value same है, that is of 100. Technically speaking, for every debit there is credit. इसलिए इसको हम कहते हैं कि हर डेबिट के लिए एक इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। Therefore, we can say that every debit must have a corresponding credit and vice versa. This is the only system of modern account keeping. इसी के ऊपर हमारी पूरी accounting based है और इसी को हम कहते हैं underlying principle of double entry. Is very simple but effective. Double entry bookkeeping is a system of accounting by which receiving and giving aspects of each transaction are recorded at a time. हम दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी से हम अपने अकाउंट्स को टैली भी कर पाते हैं बिकॉज ऑल द टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ मिसमैच है, आप रिकॉर्डिंग में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। As such, transaction affects giving account and receiving account equally. The assets of business entity will always be equal to liabilities. इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस में कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। इसीलिए जो स्टेटमेंट इसको शो करती है एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज शुड बी इन बैलेंस, दे मस्ट बी इक्वल। टोटल एसेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। या टोटल एसेट्स को हम दो पार्ट में कहते हैं कि कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी। बिजनेस हमेशा ये मानता है कि जो उसका ओनर है वो उससे अलग है और बिजनेस का हमेशा एक मोटिव होता है कि ओनर ने जो उसके पास कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, बिजनेस को अपने ओनर को अलोंग विथ प्रॉफिट वो कैपिटल पे बैक करनी है। उसके अलावा कोई और अदर लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल लोगों की है, किसी से लोन लिया है, कोई क्रेडिटर है जिन्होंने रॉ मटेरियल उधार पे दिया है, कोई एम्प्लॉयज है जिनकी वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, तो ये सब हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है। या अगर आप इसी को फर्दर ब्रेक करें, इसको इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगी हमारी कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। प्रूडेंस कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का ही पास है। प्रूडेंस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल एडवाइजेस दैट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। आपके जो प्रॉफिट है वो कभी भी रेवेन्यू और प्रॉफिट कभी भी ओवरस्टेटेड नहीं होने चाहिए। और एक्सपेंसेस आप कभी भी कम करके मत बताइए। अगर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये एक अनसर्टेन एक्सपेंसेस है जो आपके ऊपर पड़ सकते हैं, तो आप पहले से पहले उसका प्रोविजन बना के चलिए, पहले से पहले लोगों को बता के चलिए कि ऐसा कोई खर्चा आ सकता है या ऐसा कोई लॉस आपके ऊपर आ सकता है। और फ्यूचर इनकम्स का कभी ढिंढोरा मत पीटिए। फ्यूचर में इनकम हो जाएगी तो वो एक अच्छी बात है, वो जब हो जाएगी हम उसे तब बताएंगे। हमारे इंडिया में तो वैसे ही कहा जाता है ना कि अच्छी बातों को तो छुपा के रखो, उसे बताएंगे तब जब, क्योंकि उसके अगर अच्छी बात हो गई तो उससे तो सबको खुशी ही होनी है ना, तो इसलिए वो जब हो जाएगी तब बताएंगे। और जो भी अगर कोई किसी को आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिससे किसी को दुख हो सकता है, तो हम उसे धीरे धीरे करके बताते हैं, इन पार्ट्स बताते हैं, एकदम से किसी को झटका नहीं देते कि ऐसा कुछ हो गया है। सो इसीलिए अकाउंट्स में भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी फ्यूचर लॉसेस हो सकते हैं तो उसके लिए प्रोविजन, मतलब एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट आप उसके लिए पहले से पहले अलग कर दीजिए, सो दैट कि आपको एकदम से वो लॉस बियर ना करना पड़े। और अगर फ्यूचर की कोई भी इनकम है तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, उसके बारे में बिल्कुल जिक्र मत करिए, वो जब फ्यूचर में हो जाएगी तब हम बताएंगे। तो मतलब एक्सपेंसेस और इनकम के लिए दोनों के लिए अलग अलग रूल है। फ्यूचर एक्सपेंसेस को हमें अभी से कंसिडर करना है और फ्यूचर इनकम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, वो उस साल आएगी जिस साल वो हो जाएगी। So it encourages caution in financial reporting to avoid misleading stakeholders, so that stakeholders हमारे mislead ना हो, इसलिए ये बहुत important है। Got it? ये सारे accounting principles ऊपर से बहुत बहुत important है। Then matching concept. Matching concept ये कहता है कि accounting period आपका generally जो होता है वो 12 months होता है। 12 months का होता है, 12 months में का ही आपको
अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी 12 मंथ्स की करिए, और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो भी 12 मंथ्स के ही करिए। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए कि आपने एक्सपेंसेस तो 10 महीने के बता दिए और रेवेन्यू बताई है 12 मंथ्स की, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट होगा वो ओवर स्टेटेड होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी डन। आपके अगर एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस भी आप 12 मंथ्स के ही कोट करिए, एक्सपेंसेस भी आप 12 के दिखाइए, और रेवेन्यू भी आप 12 मंथ्स के दिखाइए, देन इट इज ओके। इसके बाद ये सही है। सो यही कंसेप्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। Expenses should be matched with the revenues. They help to generate in the same accounting period. This ensures that the financial statements accurately reflect the profitability of the business. Since profit is in excess of revenue over expense, it becomes necessary to bring together all revenue over expenses. It becomes necessary to bring together all revenues and even expenses. It becomes necessary to bring together all revenues and expenses pertaining to a particular period. In other words, expenses incurred in an accounting year should be matched with the revenues recognized in that year. Again, only such expenses incurred in generating revenues during the period should be deducted from those revenues for deriving out the amount of income or profit during the period. The object of accounting is that accounting record the made in such a manner the cost may be compared with the revenue. सेम पीरियड की कॉस्ट और रेवेन्यू का कंपैरिजन हो पाए, इसीलिए ये मैचिंग पीरियड बना है, सो दैट आप किसी भी डिसीजन मेकर के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचे। देन देयर इज इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट। मतलब ये है कि this principle states that the transaction of a business must be kept separate for the personal transaction of its owner. बिजनेस की ट्रांजेक्शन और उसके ओनर की ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन को आप अलग अलग रखिए, और अदर दिस इंश्योर्स क्लैरिटी इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, आप ये कहोगे कि जो पैसा है वो तो बिजनेस से ओनर ने लगाया है ना, हमारा ही तो बिजनेस है, हम ही तो उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि आप एक्सपेंसेस को उसको अलग अलग मेजर करें, रिकॉर्डिंग अलग अलग करें। जी, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस ने अपने ओनर के लिए एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि उसे अपने ओनर का कैपिटल भी नहीं रखना, वो भी उसको पे बैक कर देना है आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बिजनेस को अपने ओनर को उसकी कैपिटल भी पे बैक कर दी है अलोंग विद प्रॉफिट, तो इसीलिए हमने कैपिटल को भी अलग रखा है, इसलिए हमने कैपिटल को भी अलग रखा है। और पूरे साल आपका बिजनेस कैसा चला, अगर ओनर उसी में से विड्रॉ करता रहेगा, जब मर्जी चाहे आपको एक गुड्स ले जाएगा या कैश ले जाएगा, तो पता ही कैसे लगेगा कि जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। So in order to monitor the performance of the business, it is very necessary to keep the business and its owners as two different entities. So now next is money measurement concept. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी बिजनेस में, अकाउंटिंग बुक्स में। ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग थ्रू देयर क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स में आल्सो बी कैप्ट, उनके क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स भी कैप्ट होंगे, और लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है केवल वही यहाँ रिकॉर्ड होंगी। All business transactions should be expressed only in money. Thus, transactions which cannot be expressed in money will not be recorded in accounting books. Thus, labor management relations, sales policy, labor unrest, effectiveness of competition, etc. ये चाहे कितने भी important concepts हो, but ये accounting में अपनी कोई जगह नहीं बना पाते. Another limitation of this concept makes the assumption that the money value is constant. Money value हमारी constant है. So it is contrary to fact as there are fluctuations in the money value. For instance, a land purchase for rupees
10,000 in 1980 may cost 4 or 5 times in 2007. So this is because of a change in money value. मनी वैल्यू में चेंज हो सकता है, और आपके ने जो एसेट परचेज करी है, मैं आपको पहले बता रही थी कि जो भी हमने एसेट परचेज करी है वो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग बुक्स में, तो उसकी ट्रू फिगर वो शो नहीं करता। ये दो लिमिटेशन है किसकी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की, कि एक तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, और दूसरी चीज कोई चीजें ऐसी हैं जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड मेजर नहीं कर सकते, बट दे आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू द कंपनी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो भी वो चीजें रिकॉर्ड नहीं हो रही है। Then time period concept. Financial statements are prepared for specific periods, example monthly, quarterly, annually, to provide timely information to the users. This concept allows stakeholders to assess the performance of the business over time. Accounting is a continuous process in any business undertaking. Every businessman wants to know the result of his investment and efforts at frequently intervals. Accountants choose some shorter period to measure the result. Therefore, 1 year has been generally accepted as the accounting period. Financial period chosen in this regard should be neither too long nor too short. Closing day of the accounting period is known as the accounting date. जिस दिन आप books of accounts को बंद कर रहे हो उसको हम कहते हैं accounting date. At this date, the accountant prepares income and position statements, show the business operations, brings the changes of positions since the construction of the statements. So the financial reports prepared facilitates to make good decisions, corrective measures, expansion, etc. On the basis of income and position statement, financial position and earning capacity of 1 year can be compared with another. Their comparison should help business for expansion. आपकी इसी वजह से आप, क्योंकि अकाउंट्स हम हमेशा एक रिलेटेड टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, तो एक साल की परफॉर्मेंस हम दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं। देखो टाइम पीरियड का कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था कि हाँ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, मतलब बिजनेस अगर आपने आज स्टार्ट कर लिया तो ये आने वाले फ्यूचर तक कंटिन्यू करेगा 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 करेगा, मान लिया भैया कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जो अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन, बिल्कुल जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तब मानेंगे। और कई बार तो ओनर डाई कर जाता है, ओनर मर जाता है, और लेकिन बिजनेस फिर भी कंटिन्यू करता है। अरे उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि हमें ये भी तो पता लगे बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले आप ज्यादा हुए या नहीं हुए, हम करेक्टिव एक्शंस कैसे लेंगे, हम प्लान आउट कैसे करेंगे। इसलिए करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनुअल बेसिस पे हम बनाते हैं, हर साल अकाउंट्स बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हमने अकाउंट बनाए, सो दैट 2000 में क्या हुआ में परफॉर्मेंस कैसी थी वो हम 2001 से कंपेयर कर पाए। 2001 में हमने कैसा किया वो कैसे पता लगा, यहाँ पे 2000 के रिकॉर्ड्स है, इसीलिए एनुअल बेसिस पे ये accounting statements बनाई जाती हैं. So the outsiders to draw various conclusions. 1 year accounting period is recognized by law and the taxation is assessed annually. और इसीलिए ये लॉ में भी परमिट किया गया है और इसी के बेसिस पे टैक्सेशन को भी एनुअली चार्ज किया जाता है. Reports to the outsiders are provided on this accounting period. तो इसके बेसिस पे accounting records भी बनाए जाते हैं. देन मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसी बात जो किसी भी की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करे, जिसके बेसिस पे किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, वो सारी होती है मटेरियल इंफॉर्मेशन, और वो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपकी फाइनल अकाउंट्स में शो होनी चाहिए। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी की डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकती है, दैट information must be covered in the financial records of the company. So this principle states that all significant information that could influence the decision making of the users should be disclosed in the financial statements. Insignificant details can be omitted to avoid clutter. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, ना शो करें, मीनिंगफुल चीज़ें ना छुप जाए उसके अंदर, तो इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को तो आप हटा सकते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी का इंजन खराब है,
अगर एक गाड़ी का इंजन ही खराब है तो जाहिर सी बात है कोई उसको परचेज करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मुझे ये गाड़ी लेनी भी है या नहीं लेनी, और जाहिर सी बात है डिसीजन ना में ही होगा। तो वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको डिस्क्लोज करना ही करना है, पर उस गाड़ी में कहीं मामूली उसकी बैक साइड में कहीं थोड़ी सी स्क्रैच है या कुछ है तो दैट माइट बी इग्नोर्ड। वो हो सकता है किसी कस्टमर के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, तो वो जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो वो तो अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है, जो किसी की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, वो सारी कवर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। कन्वेंशन क्या होती हैं पहले हम वो समझ लें। एन अकाउंटिंग कन्वेंशन इज कॉमन प्रैक्टिसेस, जो पहले से चली आ रही कुछ प्रैक्टिसेस है उसको हम कन्वेंशंस कहते हैं, विच इज यूनिवर्सली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। दे आर लाइक कस्टम्स, दे आर फॉलोड इन अ सोसाइटी। जैसे सोसाइटी में कुछ कस्टम फॉलो होते हैं ना, ऐसी के ऐसी हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग की कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रही है और हमने उन्हें ऐसी ही अडॉप्ट कर लिया है। So as a society develops its own customs for its day-to-day work, conventions are developed by business to facilitate its recording of business transaction in the books of accounts. Conventions help in comparison of accounting data of different business units और ऑफ द सेम यूनिट फॉर डिफरेंट पीरियड्स। अब ये जो कंपैरिजन है ये इंटर और इंट्राफर्म दोनों हो सकता है। इंटर मतलब आप अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और इंटरफर्म मतलब हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी अपने कॉम्पिटिटर की कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। So conventions help in comparison of accounting data of different business units or of the same unit for different periods. The object is to make accounting data more useful. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अकाउंटिंग डेटा को यूजफुल बनाना है, सो दैट इसके बेसिस पे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डिसीजंस या रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाए। सबसे पहले आती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। Assets are recorded at their original purchase price and the cost is used on the basis for accounting. हम क्या करेंगे, एसेट्स को उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। दिस कन्वेंशन प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यूचर स्पैन ऑफ टाइम, वो ऐसी का ऐसी आगे भी कंटिन्यू करेगा, हमें उसे लिक्विडेट करना ही नहीं है, तो हमें मार्केट वैल्यू से क्या लेना देना। इसलिए जो भी हम किसी एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमेशा हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे करते हैं, और उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं बस। देन देयर इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कन्वेंशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि जब रेवेन्यू अर्न हो जाएगी, जब गुड्स और सर्विसेज आप डिलीवर कर देते हैं जिस टाइम पीरियड के लिए वो है, चाहे आपको उसके बदले में कैश मिला हो या नहीं मिला हो, आप उसी पीरियड में अपने रेवेन्यू को मान लेंगे, चाहे आपको उसके बदले में कैश पहले मिल चुका हो या आगे मिले, दैट डजंट मैटर। Then full disclosure convention. All relevant financial information must be disclosed in the financial statements or accompanying notes. This ensures transparency and helps users make informed decisions. Sometimes there may be time gap between the preparation of balance sheet and its publication of and if there are material events like bad debts हो गया, destruction of plant and machinery हो गई, which occurred in the time gap may also be known to the users, proprietors, creditors, etc. In short, full disclosure of all relevant facts in accounts is a necessity in order to make accounting record more useful. Therefore, full disclosure is a very healthy convention and is important. कोई भी आपको लगता है कि जिस साल आपने अकाउंट्स बनाए और जब तक वो अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं तब तक उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आ चुकी है, तो वो भी आपको नोट्स टू अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करने चाहिए, सो दैट कि जो रैशनल डिसीजन, जो भी डिसीजन मेकर है हमारे, जो हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके पास
प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जिससे कि वो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाए। देन कंजर्वेटिव कन्वेंशन, ये सिमिलर है प्रूडेंस कंसेप्ट से. दिस कन्वेंशन एडवाइजेस that potential expenses and liabilities should be recognized as soon as possible, while revenue should only be recognized when they are assured. Anticipate no profit and provide for all possible losses. आप अभी से अभी कोई भी प्रॉफिट के बारे में इस जगह ना बनाइए. फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तब देखा जाएगा, तब रिकॉर्ड कर लेंगे. पर कोई भी पॉसिबल लॉसेस है, लाइक एसेट पे डेप्रिएशन होगा ही होगा, हर साल उस एसेट की वैल्यू कम होगी, आपको पता है ये बात कि होना ही है, आपको टैक्सेस पे करने ही करने हैं, तो उसके लिए आप पहले से पहले प्रोविजन बना लीजिए. वो सारे लॉसेस आप एकदम से मत बताइएगा. फॉर एग्जांपल, आपने कोई एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की एक समय में, ठीक है, और आपने बीच में कुछ साल तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ चार्ज नहीं किया, और अब कुछ 5 साल बाद आपने कह दिया भैया एसेट तो वो बेकार हो गई, अचानक से बिजनेस को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया. तो ये चीजें आपको ऐसे नहीं बतानी है एकदम से. नहीं इतना बड़ा लॉस शो करना है. करना क्या है कि टाइम टू टाइम आप उसमें से 10-10 हज़ार रुपए करके हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहिए, या जो भी फिगर है उससे उसकी वैल्यू को कम करते रहिए, सो दैट कि जब भी उस वो एसेट यूजफुल ना रहे कंपनी के लिए तो एकदम से एक बिग फाइनेंशियल बर्डन कंपनी को ना लगे. Future is uncertain. Fluctuations and uncertainties are not uncommon. Conservatism refers to the policy of choosing the procedure that leads to the understatement against overstatement of resources and income. The consequences of an error of understatement are likely to be less serious than of an error of overstatement. अगर आप प्रॉफिट को बढ़ा के बताते हैं, वो एक ज्यादा बड़ा नुकसान है इससे कि आपने कम करके बताया और बाद में प्रॉफिट बढ़ गए, तो उससे ओनर्स को कोई झटका नहीं लगेगा, कोई उनको बर्डन महसूस नहीं होगा. दे विल बी हैप्पी कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कम लेकिन मिल गया ज्यादा. पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ज्यादा और मिलता है कम, तो आपको एक बर्डन फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, closing stock is valued at cost or market price, whichever is lower. This is a convention of caution or playing safe and is adhered to while preparing financial statements. Showing a position better than what is not permitted. आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे बेटर आप अगर शो कर रहे हो वो परमिटेड नहीं है. पर अगर आप not proper to show a position substantially worse than what it is. आपको वैसे तो एक्यूरेट पोजीशन शो करनी चाहिए, बट वो फिर भी बेटर है कि आप एक अच्छी पोजीशन को थोड़ा खराब दिखा दो. लेकिन अगर आपकी खराब पोजीशन को आप बहुत अच्छा दिखाते हो तो दैट इज नॉट परमिटेड बाय द अथॉरिटीज. जैसे कुछ एग्जांपल्स है. द वैल्यू ऑफ एसेट शुड नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड. द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. एसेट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना, लाइबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. द प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड, द लॉस शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. सिमिलरली प्रॉफिट को आपको बढ़ा के नहीं बताना है और लॉसेस को कम करके नहीं बताना है. Then there is convention of materiality, जो मैंने आपको बताया ही था अभी. That is, American Accounting Association defines the term materiality as an item should be regarded as material if there is reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of informed investor. It refers to the relative importance of an item or event. Materiality of an item depends on its amount and its nature. Theoretically, all items, large or small, should be treated alike. Materiality convention implies that the economic significance of an item will to some extent affect its accounting treatment. Materiality in its essence is of relative significance in the sense that some of the unimportant items are either left out or included with other items. For instance, acquisition of items like fountain pens, stapler, pin, cushions, punching machine, etc. can be treated as part of asset. इससे भी आप एसेट मान सकते हो क्योंकि आपने एक स्टेपलर एक बार ले लिया तो सालों साल वही स्टेपलर आपका काम करता रहता है. You need not to purchase this stapler again and again. Similarly, punching machines
छोटी छोटी चीजें हैं, खराब नहीं होती हैं और आगे आने वाले सालों में बेनिफिट देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एसेट की डेफिनेशन को मीट आउट कर रहा है. But when considering their durability and span of life, but if it is not necessary to maintain separate ledgers, such as low cost items can be treated as expense for the period, but because इनकी cost बहुत कम है तो इसलिए हम इसके लिए separate ledgers नहीं maintain करते और इसको हम expense में show कर देते हैं. All these stationery come together. The reason for this different treatment lies in the magnitude of their amount, क्योंकि इसका amount कम है इन चीजों का, इसलिए इसको हम differently treat करते हैं. The dividing line between material and immaterial varies according to the company, the circumstances of the transaction, and economic significance. It should also be noted that an item considered to be material in a year may not be material in the subsequent years. अगर आपने एक आइटम को आज ही मटेरियल बता दिया तो आगे आने वाले समय में वो मटेरियल नहीं हो सकता, ये आपको मान के चलना पड़ेगा. Similarly, most of the companies publish their financial statements in whole rupees round figures by ignoring पैसा. कई कंपनी सारे जो ट्रांजेक्शन हैं उसमें पैसे को रिकॉर्ड नहीं करती है, रुपी में उसे राउंड ऑफ कर लेती हैं. ओमिशन ऑफ पैसा इज इमटेरियल, दैट इज insignificant when figures appears in lakhs. In short, all material information should be disclosed that it is necessary to make the financial statements clear and understandable. तो ये क्लियरली है और अंडरस्टैंडेबल करने के लिए हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मटेरियल है या इमटेरियल है. मटेरियल है तो उसको डिस्क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, अगर इमटेरियल है तो दैट कुड बी इग्नोर्ड. Substance over form convention. This principle states that the transaction should be accounted for based on their economic substance rather than their legal form. This ensures that the financial statements reflect the true nature of the transactions. ठीक है, जो ट्रांजेक्शन है वो उसकी इकोनॉमिक फॉर्म में लीगल फॉर्म की जगह जो इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से उसे रिकॉर्ड करना चाहिए. तो ये so that true picture of the financial statements could be depicted. So conclusion is that understanding these accounting concepts and convention is essential for anyone involved in the financial reporting, whether they are accountants, auditors, or business owners. They provide a framework for preparing accurate and reliable financial statements, ensuring that the stakeholders can make informed decisions based on the financial health of the organization.